हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपकी कोमल मैम आपको कराने वाली है क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चैप्टर के हम लोग करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो पहले चैनल पे जाके पूरा चैप्टर अच्छे से कर लो। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब चीज़ करा रखी है। अभी मैं यहाँ पे क्या कराने वाली हूँ, अभी हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? करें अब स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी ले लीजिए और जो भी टॉपिक आएगा उसमें क्या करना है, अपनी कॉपी में एक साइड में पेज में सब चीज़ लिखती जानी है। सब चीज़ लिखने का मतलब कि हमारे कौन कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ठीक है, खाली टॉपिक लिखा और उसमें सामने लिख लेना हाँ न्यूमेरिकल कितने आए हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है या कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है। करें अब स्टार्ट। चलिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमें। अ कॉइल हैज 100 टर्न्स, ठीक है, ईच ऑफ द एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर एंड टोटल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, हमें एरिया गिवन है एंड हमें रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, आगे इट इज इंसर्टेड एट द इंस्टेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी इंस्टेंट पे ये जो कॉइल है इसको मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करा है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 90 टेस्ला विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। और ये जो कॉइल है इसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चार्ज कितना इंड्यूस होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले उन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 100। आगे एरिया कितना गिवन है 0.05 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1.5 ओम। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, मैग्नेटिक फील्ड 90 इंटू 10⁻³ टेस्ला विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी कोई कॉइल है तो इसका जो एक्सिस है वो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। ठीक है, चलो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू d∅/dt। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E कितना होता है d∅/dt। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ B डॉट A। ठीक है, अच्छा E को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ठीक है, d/dt B A cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट तब भी होता है जब एंगल क्या होता है, तो हम यहाँ पे उसे हटा के क्या करेंगे, cos थीटा। ठीक है, I को क्या लिख सकते हैं हम, dq/dt इज इक्वल्स टू d/dt BA। थीटा कितना होगा, इसने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ये जो कॉइल है वो कैसे है कि उसका एक्सिस जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बचेगा, खाली RQ और यहाँ पे B इंटू A। ठीक है, चलो R की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1.5, Q हमें निकालना है, B कितना हो जाएगा, B है 90 इंटू 10⁻³ और एरिया कितना गिवन है हमें 0.05। ठीक है, ये किसकी बात है, एक टर्न की। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो मैं इसे यहीं मल्टीप्लाई कर देती हूँ n d∅/dt। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 100। अब फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 90 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 1.5। चेक करो इसका आंसर कितना आ रहा है। यह शीनू आपका आंसर आ रहा है 0.3। ठीक है बेटा, वेरी गुड, यही इसका आंसर है। कैलकुलेट करो, यही आंसर आएगा। देखो
पॉइंट हटाया नीचे 100, पॉइंट हटाया ऊपर 10। ठीक है, वही आंसर आ रहा है 0.3 कूलम। चेक करो सबका आ गया है? यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब ट्राई। हो गया ये सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। 2 कॉइल है एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। When the one current in the one coil is changed at the rate of this, एक कॉइल में करंट चेंज किया हुआ है, and EMF of this is induced in the other, the mutual induction of 2 coil। ये कौन सा फिनोमिना होता है? लेट अस सपोज मेरे पास 2 कॉइल है, मैं पहली कॉइल में करंट चेंज करूं, उसके कारण दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF हो, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। E इज इक्वल्स टू MDI/dt। फॉर्मूलेज एक शीट पे लिखते जाना है साइड बाय साइड, तो बाद में रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगी। चलिए सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। E कितना है? 2 × 10⁻³ M हमें निकालना है। DI/dt कितना दे रखा है? 5। कोई दिक्कत? चलो M की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 2/5 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा ये 2/5 में? 0.4 × 10⁻³ चेक करो कोई ऑप्शन मैच करेगा? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 A इज द करेक्ट ऑप्शन। और यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, यस, वेरी गुड। यस आयुषी, आंसर बताओ बेटा मेरे को फटाफट। हो गया ये सबका? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप बताना है हमें। ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। वैसे तो हम निकालते हैं लेंज लॉ से, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी हमारी क्रॉस वाली फील्ड होगी, तो इंक्रीजिंग, अगर पहले ट्रिक लिख लो, इंक्रीज फॉर इनवर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और डिक्रीज फॉर डायरेक्ट फॉर क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब समझ लो ये है क्या। अगर हमारा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैसे भी इंक्रीज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो या एरिया बढ़ रहा हो या करंट बढ़ रहा हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में करंट भी तो आता ही है, तो कुछ भी बढ़ रहा हो। तो अगर हमारा किसी भी कंडीशन में फ्लक्स बढ़ रहा है और क्रॉस वाली फील्ड है, तो उसमें हम क्या ट्रिक लगाते हैं? इंक्रीज फॉर इनवर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। और अगर चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं तो क्या होता है? डिक्रीज फॉर डायरेक्ट फॉर क्लॉकवाइज। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास ना ऑप्शन सारी चीज़ों के हैं लेकिन पहले मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के ये निकाल लेती हूँ कि मेरी जो फील्ड है बेसिकली ऊपर लूप के लिए वो डॉट है कि क्रॉस है। अगर डॉट हुई तो ये रूल्स जो हैं वो उल्टा हो जाएंगे। आई बात समझ? अगर डॉट हुई तो ये रूल्स उल्टा हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगर डॉट वाली होती तो इंक्रीज का मतलब क्या आएगा? क्लॉकवाइज, और डिक्रीज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब रूल सबके मिक्स नहीं करने, हम खाली क्रॉस वाले का याद कर रहे हैं। क्रॉस वाले के हिसाब से आंसर निकाल देंगे। अगर हमारी फील्ड डॉट वाली है तो फिर उसका आंसर का उल्टा लिख देंगे। आई बात समझ? ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करती हूँ कि मेरी जो यहाँ पे फील्ड है इस ऊपर वाली लूप के लिए वो है कैसी। देखो करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगी तो इसके लिए कैसे आ रही है? बाहर। तो इसका मतलब कौन सी फील्ड है? डॉट, इस तरफ, है ना। और देखो अगर इस तरफ देखूंगी तो क्रॉस। अगर ये लूप इधर रखी होती तो क्रॉस वाली फील्ड, और अगर ऊपर रखी है तो डॉट। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, और जो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स है ये हमें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा अब पहले मैं पूरा आंसर निकाल देती हूँ।
अगर मेरी क्रॉस वाली फील्ड होती तो अगर देखो क्रॉस फील्ड होती, ठीक है, अगर क्रॉस वाली फील्ड होती तो क्या होता, जब करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो क्लॉक ऐसे होती है, ये डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इंक्रीज होता तो डायरेक्शन कौन सी होती? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब कि ये डायरेक्शन, मतलब कि BAC। आई बात समझ? या फिर ऐसे लिख लो ACB, कहने का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ACB। और डिक्रीज के लिए कौन सा होता है? इससे उलट के कौन सा हो जाएगा फिर? वो ABC, है ना। डिक्रीज का मतलब क्लॉकवाइज, ABC। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये पूरा आंसर मैंने किसके लिए लिखा है? क्रॉस वाली फील्ड के लिए। लेकिन हमारी फील्ड कैसी है? यहाँ पे डॉट, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। जब इंक्रीज हो रहा होगा तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? ABC। और जब डिक्रीज हो रहा होगा तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? ACB। अब चेक करो फटाफट। यस जय, चलिए इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट, कौन सा मैच कर रहा है हमारा? इंक्रीज और इसका आ रहा है ABC, है ना। तो कौन सा आंसर सही है इसका? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये सबका? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं अब। अच्छा, क्या बोला है हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंडक्टिंग लूप है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन, और उसका जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ गिवन है, और क्या पूछा है? इफ E1, E2, E3 आर द इंड्यूस्ड EMF, इन तीनों केसेस में E1, E2, E3 इंड्यूस्ड EMF है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या है? एंगल थीटा। पहले समझ लेते हैं, E का फॉर्मूला कितना होता है हमारा? d∅ अपॉन में dt। अगर एरिया फिक्स्ड है तो मैं फिर फाई को ऐसे भी लिख सकती हूँ dB अपॉन में dt। कैसे लिखा मैंने? फाई जो है वो किसके बराबर होता है? B डॉट A। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? BA कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0। कॉस 0 कितना हो गया? 1। A मैंने बाहर ले दिया, कितना हो गया? dB अपॉन में dt। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये हमें क्या दे रखा है? B और T। इसका मतलब ये जो हमें ग्राफ है इसका स्लोप हमें क्या देगा? इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, चलो अब इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ये इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? 0, तो स्लोप भी 0। अब इसका चेक करते हैं, इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? देखो ये, तो ये एंगल, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, वैसे भी ये स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? E1 की, फिर उसके बाद E3 की। मैग्नीट्यूड बताना है हमने। E1 की, फिर E3 की, और E2 कितना है? 0, क्योंकि स्लोप क्या है? 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये वैल्यू ज़्यादा, ये मेरे को कैसे पता लगा? देखो ये चेंज ज़्यादा है किसमें? पर यूनिट टाइम में, है ना। और ये वाला जो चेंज है वो क्या है? कम पर यूनिट टाइम। दोनों में टाइम कितना लगा? T। यहाँ पे भी टाइम कितना लगा? T। अब ये कैसे पता लगा ये ज़्यादा ये कम है? देखो ये तो ग्राफ में देख के ही पता लग रहा है। आ गया समझ? तो इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। कोई दिक्कत? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैच करो, आंसर कौन सा आएगा इसका? हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है E1 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद E3, फिर उसके बाद E2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है ये। यस, वेरी गुड,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस आयुषी, एकदम सही आंसर है बेटा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप ट्राई। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू गिवन है सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल इज दिस। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितना है 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। ठीक है, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है। एरिया वेक्टर कितना होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है तो 10 लेकिन है सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। डायरेक्शन कितनी है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का फॉर्मूला कितना होता है बी डॉट ए, तो ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। अब ए की वैल्यूज पुट करो, ये पाई आर स्क्वायर तो बाहर ही लिख दूं पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे। कोई दिक्कत? चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई 1 कितना हो गया 0.6, और ये कितना हो गया 0.4। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, और ये कितना आ जाएगा 0.01। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यहाँ पे भी तो 10 की पावर -3 आएगा, एम टेस्ला लिखा है ना, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 0.6 प्लस 0.4 कितना हो गया ये 1, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 0.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। चेक करो, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 पावर ऊपर जाएगी, तो ये आ जाएगा 31.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। चेक करो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोगों का? यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये हो गया है सबका, समझ आ गया है? लिख लो एक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PSRQ, ठीक है, इन विच मूवेबल आर्म PQ, जिसमें कि एक मूवेबल आर्म है, मूव कर सकती है PQ, हैज़ अ रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस ऑफ PSRQ इज नेग्लिजिबल। इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी नेग्लिजिबल है। अच्छा मेरे को फटाफट पहले कमेंट करके बताओ ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। The magnitude of the EMF induced when PQ is moved towards with the velocity, अगर इसको इधर मूव करा जाए तो induced EMF किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फटाफट आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा इसका। देखो E का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू BLV साइन थीटा, और ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रेजिस्टेंस R। आई बात समझ? देखो ये इंड्यूस्ड EMF है, और यहीं पे अगर इंड्यूस्ड करंट होता तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन गिवन है। क्या पूछा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर, ठीक है। ये बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन होगा दो कॉइल्स के बीच में, वो मैक्सिमम होगा
जब दो कॉइल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही वाउंड कर दी जाएंगी। मतलब कुछ इस तरीके से। आया समझ? थोड़ा गुचमुच सा हो गया ये फिगर, में दोबारा बना देते हैं। समझ गए? तो क्या बोला है मैम, अभी कौन सा अच्छा बना दिया है, चलो अब एडजस्ट कर लो। क्या बोला है, द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इज मैक्सिमम, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है। दूसरे में क्या बोला है, द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर बाउंड ऑन ईच अदर। क्या आंसर आएगा इसका? कि देखो ध्यान से एक चीज, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती करी थी कि मैम फ्लक्स लीकेज लिखा है, लीकेज नहीं है लिंकेज है। लीकेज का मतलब फ्लक्स लीक हो रहा है, ठीक है, और लिंकेज का मतलब कि कितना जो हमारा फ्लक्स है, मतलब दोनों का लिंक है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम ही तो होगा। लीकेज मिनिमम होगा लेकिन लिंकेज तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों में फर्क समझ में आता है। ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है, लिंकेज लिखा है ना कि लीकेज लिखा है। आई बात समझ? तो इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है क्योंकि लिंकेज भी मैक्सिमम होगी इस केस में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये जो रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस दिस। हमें L की वैल्यू गिवन है। आगे हैविंग अ लेंथ दिस, लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला याद है, हमने निकाली थी L की वैल्यू फॉर द सोलेनॉइड। कितना आता है इसका फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला ये भी लिखा हो सकता है, म्यू नॉट n स्क्वायर a L। लेकिन यहाँ पे जो ये स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने वाले हो मेरे को। फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो हमें L गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, और लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। ठीक है, रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेंगे। फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ मेरे को। आयुषी बेटा लेंथ ऑफ पी क्यू क्यू होगा पिछले क्वेश्चन में, वहां पे ये तो गिवन था। ई का फॉर्मूला कितना होता है, BLV। तो यहाँ पे जो L है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर ही तो होती है, तो इसलिए रेजिस्टेंस होगा। चलो अब ये करो फटाफट, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आया बेटा इसका, n स्क्वायर कितना हो जाएगा, L अपॉन में म्यू नॉट इंटू A। ठीक है, चलो इंडक्शन की, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कितने दे रखी है हमें, 0.016। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है, 0.81 अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7।
और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 0.02 स्क्वायर। ठीक है, चलो फटाफट अब इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। यस वेरी गुड ईशा, इसका आंसर है 2866। कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए 2866। ठीक है, चलिए हरसिमरन वेरी गुड बेटा, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट करें आप। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अ सर्कुलर कॉइल of radius 8 centimeter and 40 turns is rotated about its vertical diameter। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, हमें उसका रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, और बोला है एंगुलर स्पीड भी गिवन है कि इतनी एंगुलर स्पीड से वो रोटेट कर रही है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है वैसे? यस वेरी गुड, नाम बताओ मेरे को इस टॉपिक का फटाफट। यस, ये है मोशनल ईएमएफ। हमारी जो रॉड है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हमें रोटेशन के टाइम पे ईएमएफ निकालना है, कोई दिक्कत? चलिए इसका फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। अगर बोला है मैक्सिमम, बोला है कि दी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन बी ए ओमेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एन की वैल्यू 40, बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻², और एरिया कितना गिवन है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई और 8 सेंटीमीटर है तो कितना आ जाएगा 0.08 स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा कितना है 25/पाई। कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ फटाफट, कितना आ रहा है इसका आंसर। फोर इंटू 3 और ये हो गया 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करूंगी तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, और इसको 40 भी है, एक 10 लिख दिया, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, और ये आ गया 25। ठीक है, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, और 3 0 ही है, कितना बच गया 10⁻⁻3। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा है 3 इंटू 64 है ना। कैलकुलेट करके बताना जरा इसका आंसर कितना आ रहा है। यस, ई की वैल्यू आ रही है 0.19 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 192, और फिर इंटू 10⁻⁻3 कर दिया, क्योंकि वही ऑप्शन में है। कोई भी देखो सबका आया या आंसर नहीं आया। यस वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। इसका आंसर कितना है 0.19 वोल्ट। ठीक है, चलो करें अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, इन द फिगर एक्स इज अ कॉइल वाउंड ओवर अ hollow wooden pipe। ठीक है, अ परमानेंट मैग्नेट इज पुश्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ से एक मैग्नेट अंदर जा रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम द राइट इनटू द पाइप, राइट से पाइप के अंदर। ठीक है, आगे एंड इट कम्स आउट एट द लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड पे ये बाहर आ रहा है। ड्यूरिंग द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द मैग्नेट द करंट इन द वायर YZ विल बी फ्रॉम। हमें ये जो YZ वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक पे बेस्ड है, लेंज लॉ। अच्छा, लेंज लॉ करता क्या है, वो जो भी मोशन होगा उसका जो कॉज होगा, कहने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो भी, जैसे देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एंड होगा वो क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसको जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है उसको अपोज करना है। तो इसका मतलब इसमें जो ईएमएफ है उसका कॉज क्या है, ये मैग्नेट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब ये इसी को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, अगर नॉर्थ अंदर जा रहा है तो ये किसकी तरह बन जाएगा, नॉर्थ की तरह। ठीक है, अब जैसे मानो कि इस वाले एंड पे आके यहाँ से नॉर्थ बाहर जाएगा, तो नॉर्थ क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो ये किसकी तरह बन जाएगा, साउथ की तरह। कहने का मतलब जब नॉर्थ पास आ रहा है तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
आई बात समझ? मतलब ये अपने ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। कोई दिक्कत? करें अब आगे, चलिए। तो अब इस एंड पे नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल मतलब इस वाले एंड पे करंट कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज, तो उस वाले एंड पे करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अब चेक कर लो, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब कहाँ से कहाँ, y से z जाएगा एंट्री के टाइम पे, और एग्जिट के टाइम पे कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जाएगा फिर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही होगी, तो ये हो जाएगा z to y, ठीक है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। पहले जब एंटी क्लॉकवाइज है तो y to z, और जब क्लॉकवाइज है तो z to y। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलिए, यस हरसिमरन, ईशा एकदम सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद द टाइम t एज दिस। हमें फाई की वैल्यू गिवन है, वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड फाई इज इन वेबर। The value of the EMF induced in the coil at t is equals to 4 सेकेंड। हमें induced EMF निकालना है और फाई गिवन है। E का फॉर्मूला d फाई अपॉन में dt, तो ये कितना हो जाएगा, d बाई डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है, 8t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। डिफ्रेंशिएशन तो आती है, ठीक है, नहीं आती है तो मैं रूल लिख देती हूँ। डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर n कितना होगा, ये n t n माइनस 1, ठीक है। चलिए कितना हो गया ये, 16t प्लस 5। पूछा कब है, एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4। कितना हो गया ये, 16 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो गया है, 64 प्लस 5, ये आ गया 69 वोल्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, यस वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई इन दी, ठीक है। इंडक्टर के टाइम पे जो एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन और भी बहुत बारी आया हुआ है, अलग अलग ईयर में आया है, तो मैंने इस पीडीएफ में डाला भी है, लेकिन मैं हर बारी सॉल्व नहीं करवाऊंगी, एक बारी सॉल्व करवा दे रही हूँ, फिर आप लोग वही याद कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए अब सबसे पहले तो E की वैल्यू कितनी होती है, एल डी आई अपॉन में डी टी, ये पता है, ठीक है। उसके बाद देखो पावर कितना होता है, E इंटू आई, ठीक। पावर का एक और फॉर्मूला कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। E की वैल्यू कितनी है, एल डी आई बाई डी टी, और साथ में एक I भी है, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, उस तरफ क्या बचेगा, खाली वर्क डन। इधर L तो बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा, आई डी आई, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, L I की इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय 2। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता है तो ये देख लो कितना हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो I था तो पावर कितनी थी, 1, तो 1+1 2 अपॉन में 2। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो सेकंड केस देखते हैं। कंसिडरिंग द केस ऑफ अच्छा मैंने यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, स्टेटमेंट लिख लेना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज दिस करके, जो भी चीज़ें हैं कि ये पावर है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फिर पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये भी स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है, मैंने खाली समझा दिया है। नेक्स्ट में क्या गिवन है,
कंसिडरिंग द केस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज दिस, ठीक है, हमें एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्रूव करनी है, कितनी है, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, अभी हमने कितना निकाला है, एनर्जी जो कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं बस। एनर्जी कितनी आई है हमारी, हाफ एल आई स्क्वायर, वर्क डन से भी डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी से भी, ठीक है। चलिए एल का फॉर्मूला कितना होता है, अभी मैंने पीछे करवाया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, याद है, दो फॉर्मूले करवाए थे, एक तो करवाया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, यहाँ पे जो एन था वो थे नंबर ऑफ टर्न्स, और एक ये वाला करवाया था, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैंने ये एल की वैल्यू पुट कर दी है, और आई की वैल्यू कितनी होगी, देखो सोलेनोइड के टाइम पे बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से अगर मैं आई पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय एन, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक एन से एक एन कैंसिल, अच्छा एक एन नहीं होगा, दोनों होंगे, इसका स्क्वायर है, अंदर ही कर दूँ स्क्वायर, बी स्क्वायर म्यू नॉट और एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल, कितना बचा, ये हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट और ए इंटू एल, ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये अभी तक क्या थी, एनर्जी, जब एनर्जी से वॉल्यूम डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, और यही हमें प्रूफ करना था। आ गया समझ, चलिए कर लो फटाफट। यस हरसिमरन बेटा, अब और अच्छे से पढ़ाई करोगे, फाइनल्स भी अच्छे होंगे, ठीक है, वेलकम टू यू। लिख लिया, करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, स्टेट लेंस लॉ, लेंस लॉ स्टेट करना है, लेंस लॉ क्या होता है, आप लोग मेरे को फटाफट बताओ, ठीक है। यस वेरी गुड, चलिए लेंस लॉ क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ जो भी डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, इट अपोजेस द कॉज, किसका कॉज, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। अब नीचे देखो हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द मशीन, ये मशीन आइडेंटिफाई करनी है हमने। पहले तो ये देखो कि ये जो मशीन है ये किस चीज़ की है, वैसे ये मोटर का भी सेम डिवाइस होता है, लेकिन मोटर हमारे सिलेबस में है नहीं, ये किसका है, एसी जनरेटर का, ठीक है। जनरेटर मोटर दोनों का एक जैसा से ही फिगर लगता है, तो हम मोटर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसे, एसी जनरेटर, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है, नेम द पार्ट्स पी क्यू एंड आर ऑफ द मशीन, पी क्यू आर, ये पी क्यू क्या है, ये आर क्या है, और ये पी क्यू और आर, ये पी क्या है, स्लिप रिंग्स हैं, ये क्यू क्या है, ये क्या होते हैं, ब्रशेस, और आर क्या है, ये आर है आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल क्यों बोलते हैं ऐसे, ये सिंपल एक कॉइल समझो, लेकिन आर्मेचर क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकती है, रोटेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गिव द पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, कहने का मतलब पोलैरिटी इस हिसाब से है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करेंगी। आगे राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज, हमारे पास क्या क्या वेज हैं जिससे कि हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो
ई का फॉर्मूला कितना होता है, अभी हमने पीछे करा था ना रोटेटिंग वाले में, ई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, है ना। तो हमारे पास क्या क्या वेज हैं, या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, या फिर ये जो हमारी कॉइल मूव कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, या फिर इसका एरिया बढ़ा दें। ठीक है, करें अब आगे, लिख लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है इस क्वेश्चन में। 2 coils 1 and 2 are placed close to each other as shown in the figure. Find the direction of the induced current in the coil 1 in each of the following situation. ठीक है, इसमें हमें coil 1 में जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो बताना है। ठीक, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी लेंज लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो करके, और मेरे को इसका आंसर फटाफट कमेंट करके भी बताना है कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले आप लोग रीड कर लो शांति से, फिर मैं कराती हूँ। चलिए क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, स्टेट लेंज लॉ, वो वही जो अभी पीछे करा था। एक्सप्लेन हाउ दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये असर्शन रीजन में भी आता है कि लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है या नहीं है, या फिर कई बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब ऐसे समझो कि पहले तो लेंज लॉ अभी मैंने पीछे बताया था वही लिखना है, फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है या नहीं है तो कैसे है। मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये कोई कॉइल है और मैं यहाँ पे मैग्नेट पास लेके आ रही हूँ। ठीक है, अब मानो कि मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आ रही हूँ। अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आऊँगी तो ये वाला जो एंड है वो भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, लेंज लॉ यही तो बोलता है ना कि ये अपने ही कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। नॉर्थ पोल को पास लेके आ रही तो ये एंड भी किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। अब क्या होगा, मेरे को अब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, इस मैग्नेट को यहाँ पे लेके आने के लिए। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, मेरे को वर्क करना पड़ेगा अपने जो मैग्नेट है उसको मूव कराने के लिए, किसके अगेंस्ट मूव कराना है मुझे, है ना। तो ये जो वर्क डन है ये किस में चेंज हो जाएगा, करंट में। आई बात समझ। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वर्क हमने करा है वो किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क में, और तभी इंड्यूस करंट आता है। कोई दिक्कत, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं। एक बारी हम लोग अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, फिर बाकियों में आप लोग ट्राई करना। ठीक, क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक स्क्वायर शेप्ड लूप है जिसकी की साइड है L/2, आगे इज इनिशियली लाइंग आउटसाइड अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है उसके बाहर है। क्या बोला है फिर इन्होंने, द लूप इज मूव टुवर्ड्स द राइट, इस लूप को इधर मूव करा रहे हैं आगे, टिल इट गोज आउट ऑफ द रीजन, मतलब इधर लेके आ रहे हैं, फिर कब तक, जब तक ये बाहर आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट व्हेन द लूप एंटर्स द फील्ड एंड व्हेन द लूप लीव्स द फील्ड। ठीक है, जब ये इसके अंदर आएगा तब फील्ड कितनी होगी, जब ये बाहर जाएगा तब फील्ड कितनी होगी। आई बात समझ, दोनों सिचुएशन में। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये अंदर आ रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अभी मैंने पीछे क्या बताया था, इंक्रीज फॉर इनवर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब
इस वाले एंड पे कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जब ये बाहर आएगा तो जो हमारी फील्ड है इस लूप के थ्रू वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिक्रीज फॉर डायरेक्ट फॉर क्लॉकवाइज। तो इस वाले एंड पे कैसी होगी, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, समझ आया? चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द magnetic flux phi linked with the loop with time t and the variation of induced EMF E with t। ठीक है, mark the relevant values of, ठीक है देखो इसकी शेप बताती हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे हम लोग, तो मैं वैल्यूज़ किसी और क्वेश्चन में निकलवा दूंगी अभी, तब तक इसकी शेप समझ लेते हैं। वैल्यूज इसलिए बोल रही हूँ किसी और क्वेश्चन में निकलवा दूंगी क्योंकि इसमें L/2 L वगैरह है ना, वो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, जिसमें 2 3 4 गिवन होंगे वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी दोनों में मेथड तो सेम ही लगना है, फिर इसमें भी उसी मेथड से निकाल लेंगे। चलिए देखो इसकी शेप समझते हैं कैसी बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। देखो जब तक मेरी ये जो लूप है स्क्वायर लूप ये इस एंड तक आएगी, जब तक मेरी स्क्वायर लूप इस एंड तक आएगी तब तक क्या इसके अंदर का कुछ भी चेंज हुआ है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है और ना ही एरिया चेंज हुआ है। तो जब ना B चेंज हुआ ना A चेंज हुआ तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर अभी इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब ये इस वाले एंड से बाहर आएगी मतलब पूरा यहाँ तक आ चुका होगा पीछे वाला एंड भी, उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आया? अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब ये थोड़ा इसके अंदर जाएगी। लेट अस सपोज ये अभी आधा इसके अंदर है और आधा बाहर है, या ऐसे समझो कि जस्ट एंटर करना शुरू ही करा है। देखो जब इसने जस्ट एंटर करना शुरू करा है तो क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड EMF आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जब ये इसके पूरा अंदर आ जाएगी, जब ये इसके पूरा अंदर आ जाएगी तब क्या होगा, तब तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब ये इसके बाहर निकलने शुरू होगा, अब इस एंड पे आके ये बाहर आना शुरू होगा, बाहर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा, तो इंड्यूस्ड EMF आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इस ग्राफ की शेप कैसी बनेगी, इस वाले टॉपिक के बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो इनिशियली जब तक ये बाहर है तब तक कुछ नहीं होगा, फिर जब अंदर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा, फिर जब ये इसके पूरा अंदर आ जाएगा उस टाइम पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ी देर में क्या होगा, फ्लक्स घटना शुरू होगा, घटेगा कब, जब ये बाहर आने लग जाएगा, और उसके बाद जब बाहर आके यहाँ तक चला है फिर 0। ठीक है, चलो ये किसका ग्राफ है, फ्लक्स का। अब हमने निकालना है यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF का भी। देखो E का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का d∅dt। अच्छा देखो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज भी हो गए कि मैम कभी कभार तो फॉर्मूला लगा देती है E = d∅dt, कभी कभार मैम फॉर्मूला लगा देती है E = -d∅dt। जब मैं E = d∅dt लगा रही हूँ, देखो हिसाब से फॉर्मूला लेंज लॉ के अकॉर्डिंग E = -d∅dt ही होना चाहिए। मैं वो माइनस कभी कभार क्यों छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब मेरे को खाली मैग्नीट्यूड पूछा होता है कि कितना EMF आएगा या ये वो, कहने का मतलब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है तब वो मैं माइनस साइन स्किप कर देती हूँ। आया समझ? अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमेशा माइनस साइन लगा लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो E का फॉर्मूला कितना है, माइनस का d∅dt। जब ये 0 है तब की तो बात ही क्या करने, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। इसमें भी देखो अलग अलग केसेस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF आएगा, लेकिन EMF कैसा आएगा, माइनस में, है ना।
ठीक है, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद जब फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ कितना आएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। आया समझ, कोई दिक्कत? पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। ठीक है, करें अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 में भी हो सकता था, चैप्टर 5 में भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे मैं ये भूल गई क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस वाले चैप्टर में डाल दिया। बेटर है स्किप ना करें, चाहे यहाँ पे कर लें। ठीक है, और वैसे इसमें भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों मैग्नेटिक वाले ही चैप्टर है हमारे ये। अच्छा, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज -e इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या पूछा है हमें, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, I इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, I कितना होता है Q/T और ये A। टोटल चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू NE, तो ये हो गया NE और नीचे T और यहाँ पे A। ठीक, अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ में, 2πr और टाइम t। तो मेरे को क्या निकाल के पुट करना है, t, तो मैं कितना कर दूँ, 2πr अपॉन में v। ठीक है, और एरिया कितना होता है, πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, EV/r अपॉन में 2। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, वैसे क्वेश्चन में हमें एक ही इलेक्ट्रॉन गिवन है, मैं ये n हटा ही देती हूँ। आई बात समझ, ठीक है, ये माइनस में भी होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है, वैसे हमें भी पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस से। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का EVR, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो कितना आ जाएगा, EVR अपॉन में 2। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शो दैट दिस। हमें ये शो करना है। L किसके बराबर होता है, L होता है mv/r। ठीक है, मैं अगर μ/L निकालूं तो मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, EVR अपॉन में 2, साथ में क्या है, mvr। ठीक है, VR से VR कैंसिल, μ/L कितना आ गया, माइनस का E/2m। कोई दिक्कत इतने में? अगर सिर्फ म्यू पूछा है तो माइनस साइन लगा रहने देंगे, और मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस साइन हटा देंगे। कोई दिक्कत, करें अब आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2025 वाले जो भी क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पे क्या गिवन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट आई इन द कॉइल। ये वही है अभी जो हमने पीछे डेरिवेशन करी थी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ Li²। वही डेरिवेशन यहाँ पे वापस करने, अब ना कराऊँ काम चल जाएगा। चलो ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है। क्या बोला, द करंट पासिंग थ्रू दी टू इंडक्टर्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस 10 and 20। ठीक है, आगे इंक्रीजेज विद द टाइम एट द सेम रेट। इसका मतलब di/dt क्या है, दोनों में सेम है। आगे ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द ईच कंडक्टर। E का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का L di/dt। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 10, तो -10 × 10⁻⁻³ और di/dt। और फर्स्ट वाले के लिए निकाला, अगर सेकेंड वाले के लिए निकालूंगी तो -20 × 10⁻³ di/dt।
कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज का। अब एक बात बताओ, ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज, तो हमारा ये ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव में। ई कैसा है? नेगेटिव में, है ना। तो एक वैल्यू ये हो गई और एक ये हो गई। अब जिसका स्लोप ज़्यादा, देखो ये क्या बन रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स जैसा ही तो लग रहा है, तो ये m होगा, ये x होगा। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसके लिए ये कर्व ज़्यादा टिल्ट होगा, और जिसका स्लोप कम उसके लिए कम। तो ये वाला किसका होना चाहिए फिर? ये हो जाएगा E1 के लिए और ये हो जाएगा E2 के लिए। कोई दिक्कत? आ गया समझ? ठीक है, अब सेकंड केस पढ़ो इसका। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बोला है? द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा था? एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यू और आई क्या है? प्रोपोर्शनल। लेकिन कैसे प्रोपोर्शनल है? पैराबोलिक, है ना। अच्छा, अब जिसका एल ज़्यादा होगा उसी का ही क्या आएगा? यू ज़्यादा आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इसका, u और i। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा? u1 का, और ये किसका हो जाएगा? u2 का। कोई दिक्कत? आया समझ? करें अब आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वही, अगर पहली कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके कारण दूसरी कॉइल में क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आगे क्या गिवन है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। ठीक है, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने लॉन्ग वीडियो में कराई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, वहीं से कर लेना, दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करंट थ्रू द इंडक्टर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। तो आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ गई है? 0 से लेके 2 एम्पियर। आगे कितने टाइम में? इन 40 सेकेंड्स में। एन ईएमएफ ऑफ 5, ई की वैल्यू कितने दे रखी है हमें? 5 × 10⁻³ वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड है। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट t इज इक्वल्स टू 0। हमें 5 की वैल्यू बतानी है कब? एट t इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, E का फॉर्मूला कितना होता है? E का फॉर्मूला d∅dt। ठीक है, द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें क्या गिवन है यहाँ पे? डी चेंज क्या हो रहा है? करंट। ठीक है, कितनी देर में? करंट की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 से 2, कितनी देर में? 40 सेकंड में। तो हम क्या लिखेंगे? 0 से 2 कितनी देर में? 40 सेकंड्स में। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। L/di/dt, इससे भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो E की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻³ L को L लिखा। आगे हमें क्या गिवन है? di/dt। तो di/dt कितना है? 0 से 2, मतलब चेंज कितना हुआ है? 2। टाइम कितना है? 40। ठीक है, कितना हो गया ये? तो L की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻³ × 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 10⁻⁻1, है ना। 5 2 = 10 और 0.1 आ गया, इसका मतलब L की वैल्यू। चलो ठीक है,
अब इसका मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगा लेती हूँ। नेक्स्ट पेज कर लो। ई किसके बराबर है? एल डी आई बाय डी टी। लेकिन हमें फ्लक्स बताना कब है? हमें फ्लक्स बताना है, कितना दे रखा था टाइम हमें? एट टी इज इक्वल्स टू 10, 0 नहीं है 10 है, ठीक है। एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे। तो फाई कितना होता है? फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई, ठीक है। फाई मेरे को निकालना है, एल कितना है? 0.1। अब रही बात आई, आई कहाँ से आएगा? देखो मुझे क्या दे रखा था? डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? 2/40 था ना, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी इंटू टी, ठीक है। कितना आ गया ये? यू गेट 2/40 और टाइम कितना दे रखा है? 10। 0 से 0, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.5 है ना। ये ऐसा क्यों करा है मैंने? ऐसा इसलिए करा है क्योंकि इसने बोला है ना कि 40 सेकेंड्स में इतना चेंज हो रही है, तो मैंने निकाल लिया 10 सेकेंड में कितना हो रही होगी, ठीक है। वैसे भी ऐसा समझो, देखो 40 सेकेंड है, 0, 10, 20, 30 और ये है 40। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हुआ है? 2 एम्पियर, ठीक है। ये कितना होगा? 10, 20, 30। तो ये 0 से 40 में कितना हुआ है? 2 एम्पियर। तो 0 से 20 में कितना हुआ होगा? 1 एम्पियर। और 0 से 10 में कितना हुआ होगा? फिर 0.5, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे करें। तो ये कितना हो गया? 0.5। कोई दिक्कत? तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई है? फिर 0.0105 वेब। चेक कर लो एक बारी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया सबको समझ? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट करें फिर। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना वापस इसमें भी। इसमें लेकिन वैल्यूज गिवन है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है। बाकी उसमें और इसमें ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है। उसमें इसका जो लेंथ थी वो कितनी थी? L/2, यहाँ पे है 10, तो सेम ही बात है, सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। हमें एक रेक्टेंगुलर लूप गिवन है जिसकी साइड्स भी गिवन है, केप्ट आउटसाइड अ रीजन ऑफ बी की वैल्यू भी गिवन है, दी लूप इज मूव विद द वेलोसिटी, वी की वैल्यू भी गिवन है हमें, और इसकी डायमेंशंस भी गिवन है। पहले तो बोला है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द एक्स इज इक्वल्स टू दिस, 0 से लेके 100 के बीच में। देखो ये वही ग्राफ बनेगा सेम जैसे अभी पीछे नहीं बनाया था। 0 से 20 तक तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0। फाई का ग्राफ बता रही हूँ मैं इसी में। फिर उसके बाद जब अंदर आना शुरू होगा तो बढ़ेगा, जब पूरा अंदर आ जाएगा, देखो ये साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो ये अंदर आने में कितनी देर लगेगी? पूरा 20 ही लगेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जब 20 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा? बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जब 20 सेंटीमीटर तक होगा तब घटना शुरू होगा, और बीच में क्या होगा? बीच में रहेगा कांस्टेंट। आई बात समझ? कोई दिक्कत? देखो सबसे पहले इसके पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 20, यहाँ से 0 है, यहाँ से 20 है, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0 से 20 तक मैग्नेटिक फील्ड 0, तो फ्लक्स भी 0। फिर उसके बाद 20 से लेके 40 तक फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद 40 से लेके 60 तक क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर उसके बाद 60 से लेके 80 तक वापस से क्या होने लग जाएगा? कम, बाहर आने लगेगा, तो है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? 60 से 80 तक डिक्रीज, और उसके बाद 80 से 100 तक क्या हो जाएगा? वापस 0। समझ में आ गया? मैंने इसी में ग्राफ बना दिया, ठीक। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B × A,
ठीक है, बी गिवन है, ए भी गिवन है। ए कैसे निकाल लोगे, इस लूप का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, और बी हमें गिवन है ऑलरेडी, हो जाएगा। करें अब आगे, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फाई का फॉर्मूला कितना होता है, बी इंटू ए, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। आगे, विल एन एक्सटर्नल वर्क टू बी डन टू मूव द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जब ये अंदर आ रहा है तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंस लॉ जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से करेगा कि उसे अपोज करे, तो कहने का मतलब वर्क डन तो करना पड़ेगा ना फिर, ठीक है, ये भी यस है। चलो अब कर लोगे इसकी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन दिस डायमेंस, हाँ ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे करा था ना, म्यू और एल में रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द नेट change in the magnetic flux and do not on the time interval of the flux change। हमें ये प्रूव करना है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज है वो डिपेंड करेगा किस पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, फाई पे, एंड नॉट ऑन द टाइम इंटरवल ऑफ द फ्लक्स चेंज, और टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ये हमने ऐसा सब पहले भी करा था अभी इसी पीडीएफ में स्टार्टिंग में। ई का फॉर्मूला कितना होता है, डी फाई अपॉन में डी टी, तो ई कितना होता है, आई बाय आर, आई आर, और ये कितना हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी रहने देते हैं अभी इसे। आई को क्या लिख दूं मैं, आर, डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन में डी टी। अगर मैं इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो कितना आ जाएगा, आर क्यू इज इक्वल्स टू फाई। तो इसका मतलब मेरा जो क्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे, ना कि किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम इंटरवल पे। कोई दिक्कत, हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू फाई बाय आर। कोई दिक्कत, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी पहले भी यूज करा था इसी पीडीएफ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज इंक्रीजेज विद टाइम एज दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल। तो ये कैसे कर सकते हैं, E का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो E को मैं क्या लिख सकती हूँ, I इंटू आर, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आ जाएगा, ये 2 टी क्यूब है, टी क्यूब की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 3t स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 2t प्लस 6। कोई दिक्कत, ठीक है। आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, आई हमें निकालना है, आर कितना गिवन है हमें 5। अच्छा ये कब निकालना है, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो ये कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, और t की वैल्यू 2 प्लस 6 कितना आ गया, ये वहाँ पे कितना है हमारा 5i, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, 30 प्लस 20 50, तो i की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10 एम्पियर। कोई दिक्कत, आया समझ, करें अब नेक्स्ट। चलो अच्छा क्या गिवन है हमें, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, एरिया ए रोटेटेड थ्रू ओमेगा वेलोसिटी, ठीक है। हमें एंगुलर वेलोसिटी इसका ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। कौन से वाला, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला जो डेरिवेशन कर रखी है ना हमने, वही वाले डेरिवेशन करनी है, ठीक है। नहीं अब वो नहीं करनी, ये वाली जो हमने पीछे अभी ड्राइव करा था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वाली, ठीक है। रॉड नहीं दे रखी है, कॉइल दे रखी है एन टर्न्स और एरिया की, कर लोगे ये वाली डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये हम दिया है हमें, 2 कोप्लेनर और कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स L1 and L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली with their centers coinciding, the radii L1 and L2 are this, calculate the mutual inductance of the loop। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, यस वेरी गुड, बी एम इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। कर लोगे आप ट्राई? ठीक है, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है और दोनों लूप को एक्चुअली प्लेस्ड है, दोनों की रेडियस भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है ना, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। और हमें क्या गिवन है, दोनों की रेडियस गिवन है। कर लोगे? हो जाएगा। चलो अब इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। वैसे हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप लोगों को। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।